नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वंदे मातरम पे। अब आप ये मत कहना कि वंदे मातरम पे क्या बात करना है, ये तो हमारा नेशनल सॉन्ग है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको आज से करीब 150 साल पहले लिखा था। ये हमारे देश की नेशनल यूनिटी और फ्रीडम स्ट्रगल की पहचान रही है। ये बात देश का बच्चा बच्चा जानता है, तो फिर इस पे बात क्या करनी है? बात क्या करनी है ये जरूरी नहीं है, बात क्यों करनी है ये जरूरी है। और बात इसलिए करनी है क्योंकि हमारी मोदी जी को, हमारी आज की जो करेंट गवर्नमेंट है, उसने संसद के शीतकालीन सत्र पे इसमें 10 घंटे की चर्चा की है। लेकिन वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ पे ये जो संसद में चर्चा हुई है, इस चर्चा का विषय जो ये वंदे मातरम है, इसका जो मूल भाव है, लोगों को जोड़ना, फ्रीडम स्ट्रगल को याद करना, उसके बजाय पॉलिटिकल पोलराइजेशन का टूल बनाया गया और एक नया विवाद देश में खड़ा करने की कोशिश की गई है, खासतौर पे बंगाल के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। और इसीलिए इस पूरे चर्चा की शुरुआत ही कॉन्ट्राडिक्शन में हुई, क्योंकि आपको याद होगा, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था कि इसी शीतकालीन सत्र की शुरुआत में राज्यसभा ने जो बुलेटिन में निर्देश जारी किया था, उसमें साफ साफ कहा गया था कि जो सांसद हैं वो सदन में प्रवेश करते समय या अपना भाषण खत्म करते समय वंदे मातरम या जय हिंद के नारे ना लगाएं। और अब इसी सत्र में यही पार्टी इतने जल्दी यू टर्न लेके उसी राष्ट्रगीत, जिसको राज्यसभा में बोलने से वर्जित किया गया था, उसके 150वें एनिवर्सरी पे स्पेशल डिस्कशन करवा रही है। और इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि बाकायदा इसके लिए रिहर्सल भी की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री में जो सांसद हर बार मोदी मोदी के नारे लगाते थे, वही अब खड़े होकर वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। खैर, कोई भी इवेंट होता है तो उसकी रिहर्सल जरूरी है, वरना मेन मौके पे गड़बड़ी हो जाती है। और इतनी रिहर्सल के बावजूद भी आज की इस चर्चा में मोदी गवर्नमेंट अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में करीब 55 मिनट तक बोला, लेकिन उनका एड्रेस वंदे मातरम की हिस्ट्री, उसके ग्लोरी से ज्यादा जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी के अटैक में सिमट गया। पूरे भाषण का सेंट्रल थीम यही था कि कांग्रेस ने कैसे जानबूझकर वंदे मातरम के कुछ अंशों को ही स्वीकार किया, बाकी त्याग दिया। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि नेहरू और कांग्रेस ने इस गीत के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने अपने पुराने रेटरिक को दोहराया, जिसमें देश की हर समस्या के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराया गया। मोदी जी ने मुस्लिम लीग की चर्चा बार बार तो की, उसका जिक्र किया, लेकिन उनकी वैचारिक जड़ें और मुस्लिम लीग के साथ उनके पूर्वजों का जो कोलिशन में गवर्नमेंट चला था, उस पे चुपचाप किनारा कर लिया, उस पे कुछ नहीं बोला। उनका ये पूरा रेटरिक ऐसा लग रहा था कि जैसे वो संसद को वेस्ट बंगाल के इलेक्शन बैटलफील्ड में बदल चुके हों। वंदे मातरम की चर्चा का टाइमिंग और टोन दोनों साफ साफ इशारा कर रहा है कि ये सब किया जा रहा है ताकि बंगाली सेंटिमेंट को और हिंदुओं को एक तरीके से पोलराइज करके अपने वोट बैंक में बदला जा सके। यानी कि ये पूरा डिस्कशन जो हुआ, इसमें नेशनल एंथम के ग्लोरी को बढ़ाना, लोगों को एकजुट करने की बजाय पॉलिटिकल पोलराइजेशन की कोशिश ज्यादा नजर आई। लेकिन विपक्ष ने भी इस पूरे ऑफेंसिव को बहुत शांति से, बहुत धैर्य के साथ झेला। प्रधानमंत्री का जो 55 मिनट से ज्यादा का मोनोलॉग था, उसके बाद कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई और समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने जो काउंटर अटैक किया, उसने पूरे गेम को पलट दिया, या यूं कहें कि जो इनकी मंशा थी उस पर पानी फेर दिया। गौरव गोगोई ने अपने 37 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री के लगाए हर आरोप का फैक्ट बेस्ड रिप्लाई दिया और बदले में संघ परिवार पर तीखे सवाल दाग दिए। और उनका पूरा जवाब 4 शब्दों में सिमट गया कि संघ परिवार जवाब दो। गोगोई ने सीधे कोर इशू पे प्रहार किया। उन्होंने पूछा कि वंदे मातरम तो देश को जोड़ने वाला गीत है, इसे सदन में हिंदू मुस्लिम डिवाइड का हिस्सा क्यों बनाया गया? आप हमें नेशनलिज्म ना सिखाएं। वह कौन सा संगठन था जिसने 52 सालों तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को नहीं अपनाया? आजादी के आंदोलन, खास तौर पे 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब लाखों लोग वंदे मातरम गाते हुए जेल गए, तब हिंदू महासभा, यानी कि जो संघ परिवार के वैचारिक पूर्वज हैं, उन्होंने अंग्रेजों को लिखित में क्या दिया था? उन्होंने अंग्रेजों को भरोसा दिया था कि वे और उनका संगठन इस आंदोलन से पूरी तरीके से दूर रहेंगे। गोगोई ने आगे तर्क दिया कि वंदे मातरम का जो मूल संदेश था वो था क्विट इंडिया, यानी कि ये तो अंग्रेजों को देश से निकालने की एक तरीके से घोषणा थी, और जिसने इस घोषणा का साथ नहीं दिया वह आज इस गीत पर नेशनलिस्टिक क्रेडेंशियल साबित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ से अखिलेश यादव ने इस चर्चा को एक नया आयाम दिया। उन्होंने सीधे बीजेपी के नेशनलिज्म पे सवाल उठाया और उन्हें राष्ट्रवादी की जगह राष्ट्र विवादी करार दिया। उन्होंने पूछा कि आपके पुरखों ने आजादी के आंदोलन में कितनी बार वंदे मातरम गाया था? हालांकि चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से भी कुछ ऐसी गलतियां हो गई, जिसने वेस्ट बंगाल में जो ये कैंपेन करने की कोशिश कर रहे थे संसद से, वो कमजोर हो गई और टीएमसी ने तुरंत इसको लपक भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को बार बार बंकिम दा कहकर संबोधित किया। अब ये संबोधन बंगाली संस्कृति में छोटे या करीबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाबू या बाबू साहब ज्यादा सम्मानित और फॉर्मल होता है। तो टीएमसी ने तुरंत इस पर ट्वीट भी किया और प्रधानमंत्री को एक सांस्कृतिक निरक्षर व्यक्ति कहा। अब आपको एक बार में लग सकता है कि ये छोटी सी गलती होगी, लेकिन आप समझिए, बंगाल में कल्चरल सेंसिबिलिटी का मुद्दा बहुत बड़ा होता है। इस गलती ने विपक्ष को ये कहने का मौका दे दिया कि बीजेपी केवल राजनीतिक फायदे के लिए बंगाली आइकन्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन बंगाल की संस्कृति को बिल्कुल नहीं समझती। इसके अलावा नेहरू का कद छोटा करने के लिए मोदी जी जितना अथक प्रयास कर रहे हैं,
उसको फैक्ट के साथ अब तो लोग भी उसका खंडन करने लगे हैं, क्योंकि मोदी जी जो कह रहे हैं कि नेहरू ने राष्ट्रगीत के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो ना तो ये बात सुनने में सही है, ना ये फैक्चुअली सही है। क्योंकि वंदे मातरम की कुछ लाइनें जिसको राष्ट्रगीत के रूप में ना स्वीकार करने का जो फैसला लिया गया था, केवल नेहरू का नहीं था, ये फैसला उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिया था, जिसमें सभी कम्युनिटी के लोग थे। और इसका कारण ये था कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में यह गीत जिस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया था, मतलब सन्यासी विद्रोह का जो कॉन्टेक्स्ट था, उसके कुछ अंशों को मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ने आपत्तिजनक माना, क्योंकि वो एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को दर्शाते थे। तो सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने भी ये माना था कि सेकुलर और यूनिफाइंग भावना को बनाए रखने के लिए केवल पहले दो छंदों को ही राष्ट्रगीत के रूप में रखा जाना चाहिए। तो क्लियरली ये फैसला ना तो अकेले नेहरू ने लिया था और ना ही इस फैसले के पीछे कोई गलत मंशा थी। ये फैसला राष्ट्र को जोड़ने के लिए लिया गया था, ना कि तोड़ने के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मोदी जी खुद वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो कपड़ों से लोगों की पहचान करते हैं और ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को एक धर्म से जोड़ के देखते हैं। खैर, वापस हम अपने कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। गोगोई ने इसके उलट जो संघ परिवार के नेता थे उनके भी नाम उजागर किए, जिनका मुस्लिम लीग के साथ पॉलिटिकल एसोसिएशन रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हो तो 1940 के दशक की शुरुआत में उन्होंने बंगाल में उस व्यक्ति के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जिसने मार्च 1940 में लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया था। लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें तो उन्होंने जून 2005 में कराची में मोहम्मद अली जिन्ना की सराहना की थी, और ये लिस्ट बड़ी लंबी है। जसवंत सिंह की बात करें तो उन्होंने अपनी 2009 की पुस्तक में जिन्ना की प्रशंसा की थी। और बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आज के समय में भी मोदी जी की जो दोनों बैसाखियां हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, आज आप नीतीश कुमार को जिस भी कंडीशन में देखिए, अपने पूरे पॉलिटिकल जर्नी में उन्होंने कभी सांप्रदायिक राजनीति नहीं की। और चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें तो उन्होंने तो मुस्लिम समुदाय को अपने राज्य में अलग से आरक्षण भी दिया हुआ है। अगर आप इतने बड़े हिंदुत्ववादी हो तो क्यों फिर आप चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट लेके अपनी कोलिशन की गवर्नमेंट चला रहे हो? नहीं लेना चाहिए आपको सपोर्ट। तो पॉइंट ये है कि जब बीजेपी कांग्रेस पे मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के जो वैचारिक और राजनीतिक पुरखे हैं, उनका मुस्लिम लीग और जिन्ना से जो संबंध था, उसको उधेड़ के लोगों के सामने रख दिया। तो आप कह सकते हैं कि इस बहस ने बीजेपी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी उसका बैकफायर हो गया, क्योंकि ये चर्चा केवल वंदे मातरम पे नहीं थी। इनडायरेक्टली ये राष्ट्रवाद को नई तरीके से डिफाइन करने की कोशिश थी। प्रधानमंत्री ने सोचा था कि इस हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी का उपयोग करके वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन की पिच तैयार कर लेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। विपक्ष ने न केवल उनके आरोपों का खंडन किया, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के आजादी के आंदोलन से अलगाव के इतिहास को पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। विपक्ष ने ये चीज स्पष्ट किया कि बीजेपी का राष्ट्रवाद केवल मुसलमान विरोध और नेहरू पर लगाए हुए आरोप तक सीमित है। उनके पास देश के विकास, विदेश नीति, बेरोजगारी, आर्थिक समृद्धि, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद से निवारण ऐसे मुद्दों पे बोलने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज जो संसद में हुआ उससे एक इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि क्या वंदे मातरम जैसे नेशनल सॉन्ग को पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग का हिस्सा बनाना चाहिए? क्या ये उस गीत का अपमान नहीं है? क्या हम आजादी के संघर्ष से निकले प्रतीकों का सत्य और असत्य के मिश्रण से इस संकीर्ण राजनीति के चलते उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हैं? इसीलिए देश को भी ये तय करना होगा कि वो किस तरीके के राष्ट्रवाद को स्वीकार करेगा। वो राष्ट्रवाद जो वंदे मातरम की तरह सबको जोड़ता है, या वो राष्ट्रवाद जो कपड़ों से और ज्यादा बच्चा पैदा करने से पहचान करके विभाजन और संदेह की राजनीति करता है? और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।